नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने 2016 का पार्ट 2, क्योंकि हमने पिछले ही वीडियो में 2016 के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज बारी है उससे आगे के क्वेश्चंस की। आगे क्वेश्चन 21 से 40 तक हैं। उसी जोश के साथ हम वापस चालू करते हैं और ध्यान से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो ये हमारा है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा गया है PCl5 का साम्य अवस्था पर इसके वियोजन उत्पादकों के साथ वाष्प घनत्व। बेटा ये वाष्प घनत्व थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये कर सकते हैं बेटा इसको। वाष्प घनत्व 90 पाया गया है और ज्ञात क्या करना हमको, वियोजन की मात्रा। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आते ही बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे सर, तो क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। पर छोड़ना नहीं है, थोड़ा समझना है, बहुत आसान सा होता है, आसान सा न्यूमेरिकल है। इसमें सबसे पहली जो मुख्य बात है वो हमको देखना है, PCl5 का क्या हुआ बेटा, वियोजन हुआ है, 2 टाइप PCl5। तो रिएक्शन क्या होगी, मैं रिएक्शन लिख देता हूं यहाँ पे। ये रिएक्शन अपनी PCl5 डिसोसिएट हुआ है, वियोजित हुआ है PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। अब इसके अपन जो प्रारंभिक मोल मानते हैं वो सबको पता है अभिकारक के होते हैं, हमने मान लिया 1। और उत्पाद प्रारंभ में कितने होते हैं, 0 होते ही नहीं, उत्पाद तो समय के साथ साथ बनते हैं। ये तो हो गया प्रारंभिक। और साम्य अवस्था पर इसमें से मान लिया X कण टूट गए, तो इधर कितने कण बन गए बेटा, X और X। ये साम्य अवस्था पर मोल है हमारे। ये मोल कौन से हैं, साम्य अवस्था पर। और हमारा क्वेश्चन खुद भी कह रहा है साम्य अवस्था पर, वर्ड लिखा हुआ है बेटा साम्य अवस्था पर। जो वो सारा प्रोग्राम करना है इस क्वेश्चन का वो साम्य अवस्था पर करना है, तो हमको इन मोलों का इस्तेमाल करना है। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया आपको वाष्प घनत्व और पूछी गई वियोजन की मात्रा। तो वाष्प घनत्व और वियोजन की मात्रा का जब रिलेशन वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए, वो वाष्प घनत्व के साथ में, रेस्पेक्ट में। तो वियोजन की मात्रा होती है अल्फा और इसका फॉर्मूला होता है dt/do। d यानी वाष्प घनत्व, t यानी थ्योरेटिकल वैल्यू और o यानी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो थ्योरेटिकल वैल्यू तुमको निकालनी पड़ेगी सूत्र से, सैद्धांतिक मान तुम्हें निकालना पड़ेगा। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है हमेशा। ये वाष्प घनत्व 90 दिया हुआ है, ये तो हमारे पास है, लेकिन dt हमारे पास नहीं है, तो पहले dt निकालना पड़ेगा। तो dt वाष्प घनत्व का फॉर्मूला होता है अणु भार बटा 2। इससे हम निकाल लेंगे अणु भार बटा 2 से dt। अब अणु भार किसका, जिसका वियोजन हो रहा है, किसका बेटा, PCl5 का। तो PCl5 का अणु भार, उसमें देखो P का भी दिया हुआ है, Cl का दिया हुआ है। P का भार होता है 31 और Cl का होता है 35.5। तो Cl कितने लेंगे यहाँ पर, 5 है, 1 Cl का दिया हुआ, 5 Cl और 1 P को जब आप जोड़ोगे तो उसका अणु भार आ जाएगा 208.5। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 104.25। ये हमारी dt की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। dt की वैल्यू आ गई, do की वैल्यू दी हुई है, तो इससे हम अल्फा निकाल लेंगे। तो dt की वैल्यू क्या है बेटा, 104.25 और इसकी वैल्यू क्या है, do की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 90 है, भाग दोगे तो आएगा 1.1583। ये भाग देने पर हमारे पास आ गया। ऐसा कोई क्वेश्चन देखो, आंसर तो मिल नहीं रहा, लेकिन इससे मिलता जुलता आंसर आपको दिख रहा है 0.1583, पर ये हमारे आया है 1.1583। तो ये 1583 कैसे हो, या इनमें से कोई दूसरा आंसर हो, तो क्या करेंगे आगे। मैंने कहा था कि साम्य अवस्था पर, तो साम्य अवस्था पर निकालना वियोजन। तो वियोजन की मात्रा हुई साम्य अवस्था, मतलब ये। तो साम्य अवस्था पर कुल मोल कितने हैं, तो जोड़ दो 1 माइनस x, 1 मिनट वापस देखते हैं, 1 माइनस x, फिर जोड़ो इसमें प्लस x, फिर जोड़ेंगे प्लस x। तो सोल्व करोगे तो आएगा -x से प्लस x कैंसिल हो गया, 1 प्लस x। तो हमारी ये जो साम्य अवस्था वियोजन की मात्रा x है, इसका मान निकाल लें तो हम लिखेंगे इसको 1 माइनस x, और जो हमारे फॉर्मूले से वियोजन की मात्रा आई वो आई 1.1583। तो x का मान निकालेंगे तो x में से 1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0.1583। तो ये हमारी साम्य अवस्था पर वियोजन की मात्रा है। ये साधारण रूप से वियोजन की मात्रा है और साम्य अवस्था पर वियोजन की मात्रा 0.1583। जो आपको दिखाई दे रहा आंसर कहां पर है बेटा, सी। तो हमारा आंसर हो गया सी सही, 0.1583। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, आपको समझ में आ गया होगा।
कौन सा यौगिक सबसे ज्यादा घुलनशील है? इसके लिए ऐसे देख के तुम्हें पता लगेगा नहीं, लेकिन हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है कुछ, ये KSP विलेयता गुणनफल, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो जिस यौगिक का, जिस आयनिक यौगिक का विलेयता गुणनफल जितना ज्यादा होता है वह उतना ही अधिक विलयशील होता है। तो ज्यादा किसका है? देखो भाई इसमें घात दे रखी है 10 की घात -11, 14, 9, तो माइनस की घात जितनी ज्यादा होती है उतना ही इसकी वैल्यू कम हो जाता है। माइनस घात जितनी कम होती है उतनी इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो 11, 9, 9, 14, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर तो माइनस की वैल्यू 11 और 14 उससे कम भी तो है, -9, 9। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और हमारा आंसर ये भी हो सकता है। इन दोनों में से कौन ज्यादा घुलनशील है ये देखना में। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? यहां तो बराबर है, इधर देखो 4.8, इधर है 5.8, ज्यादा वैल्यू कौन सा है? 5.8। तो हमारा आंसर हो गया इसका C। तो सबसे ज्यादा जो घुलनशील है वो कैल्शियम कार्बोनेट है विलेयता गुणनफल के आधार पर। ये क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा था। विलेयता गुणनफल का मान दिया गया हो तो ज्यादा विलेयता गुणनफल जिसका मान है दिया हुआ उसकी विलेयता ज्यादा होगी, वही अधिक घुलनशील होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। N2O5 के प्रथम कोटि की अपघटन तो अभिक्रिया का अर्धायु का मान। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट दिया हुआ नहीं है, इसके अंदर K का मान भी कुछ दिया हुआ होगा, वेग स्थिरांक का मान भी दिया हुआ होगा। वेग स्थिरांक का मान जो दिया होगा अपन देखते हैं क्या दिया हुआ है। लगभग 3 गुणा 10 की घात -2 के आसपास आंसर है, प्रिंट नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखें। अब क्या ज्ञात करना है? खुद ने कह रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और अर्ध आयु ज्ञात करना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का अर्ध आयु काल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है 0.693/K। ये बेटा ये फॉर्मूला होता है। K का मान था नहीं हमारे पास, K का मान मैंने आपको बता दिया। सोल्व कर लेंगे। 0.693/K का वैल्यू अपने पास है 0.03, ये हो गया साहब। अब इसको सोल्व करें। इसका पॉइंट हटाया 3 0, इसका पॉइंट हटाया 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हमारे पास 30/693 में 30 का भाग देना, तो 3 का भाग दें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 से 31, 1 0 है ये 23.1। 23.1 आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर कौन सा है? 23.1 मिनट में आंसर हमारे पास ये A, 23.1 मिनट इसका आंसर है। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था जो आसानी से हमने सोल्व कर लिया। आगे चलें। एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट के एक मिश्रण में लवण तथा अम्ल की सांद्रता, बिल्कुल ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 10 गुना क्या बढ़ाइए सांद्रता हमने 10 गुना, फिर पीएच कितना गुना बढ़ जाएगा? तो हमेशा जो पीएच चलता है वो 10 की इकाई पर चलता है। तो हमेशा जब 10 गुना बढ़े तो 1 इकाई, 10 का मतलब होता है पीएच वैल्यू में 1 इकाई। तो अगर 10 गुना सांद्रता बढ़ रही है तो पीएच बढ़ेगी 1 इकाई है, तो बढ़ेगा ही, और 1 इकाई की वृद्धि होती है। हमारा क्वेश्चन सही है ये। तो पीएच जब भी 10 गुना बढ़ता है तो 1 इकाई उसकी पीएच बढ़ जाती है। आगे चलें। ये बेटा ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करना है इसको। डायरेक्ट याद करने का मतलब अगर HCl और NaOH की रिएक्शन कराएं तो एक ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा को हम हेस के नियम से भी काउंट कर सकते हैं, बम कैलोरीमीटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो ऊष्मा की वैल्यू कितनी ऊष्मा निकलती है? तो बेटा फिक्स आंसर इसका D, 57.32 किलो जूल एनर्जी निकलती है। आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl अम्ल को जब रिएक्शन कराते हैं जो हीट निकलती है वो हीट की वैल्यू क्या है? 57.32 किलो जूल। आगे चलें। स्वर्ण सोल को प्राप्त किया जाता है, सोल कोलाइडी विलयन सुना होगा आपने, पढ़ा होगा 12th में कभी। कोलाइडी विलयन किसका? सोने का। किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो सोना क्या है? एक धातु है। धातुओं के कोलाइडी विलयन एक ही विधि से फाइंड कर सकते हैं। उस विधि को बोलते हैं, एक नाम तो देते हैं बेटा इसको, ब्रेडिग आर्क विधि। एक विधि तो कौन सी है? ब्रेडिग आर्क। और ब्रेडिग आर्क का दूसरा क्या नाम है? विद्युत परिक्षेपण। क्या नाम देते हैं इसको? विद्युत परिक्षेपण। दो नाम है, दोनों कुछ भी कह सकते हैं। उसमें आपने कभी देखा होगा, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना उसके 2 तार ले लेते हैं। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना उसके 2 तार, सोने का बनाना सोने के 2 तार ले लो, पानी भर देंगे और कोई एसिड से इसको स्टेबल कर देंगे और इसको करंट देंगे। जैसे करंट देंगे तो यहाँ पे एक चिंगारी निकलेगी जिसको बोलते हैं आर्क। इस आर्क से तार पतले होते हैं इसलिए वेपर बन जाती है, वाष्प बन जाते हैं, और चारों तरफ हम इसके लगा देते हैं हिम मिश्रण, बर्फ के और NaCl का मिश्रण, आइस।
तो जैसे ये ठंडा होने के कारण वाष्प बन के उड़ता है तो यहीं गिर जाता है वापस संघनित होकर। इसमें धीरे धीरे पूरे सोने के तार डिसॉल्व हो जाते हैं और सोने का कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो स्वर्ण सोल, किसी भी धातु का जरूरी है स्वर्ण सोल हो, सिल्वर सोल हो सकता है, लोहे का सोल हो सकता है, किसी भी धातु का कोलाइडी विलयन आए तो दो नाम है, ब्रेडी-गार्क विधि या विद्युत परिक्षेपण विधि। तो न ब्रेडी-गार्क आपको दिख नहीं रहा तो विद्युत परिक्षेपण विधि आपको दिखाई दे रही, तो यही हमारा आंसर सही है। आगे चलें। वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। 10th क्लास से चलता है, 9th क्लास में भी था। वायु की उपस्थिति में किसी अयस्क को गर्म करते हैं तो क्रिया कहलाती है भर्जन, रोस्टिंग। और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो कहलाती है निस्तापन, कैल्सिनेशन। यहां कह रहा है वायु की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में, तो कौन सा बताया मैंने वायु की उपस्थिति में? भर्जन। भर्जन का लिखा हुआ बेटा बी, ये हमारा आंसर करेक्ट। आगे, सोडियम धातु को द्रव अमोनिया में अगर विलय कर दिया जाए तो नीला रंग आ जाता है। नीला रंग किसके कारण आता है? बिल्कुल सही है। देखो बेटा, ये सोडियम धातु है, सोडियम धातु की रिएक्शन करा रहे हैं हम X + Y अमोनिया के मोल से। रिएक्शन देखें, सोडियम क्या करता है? बड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, सोडियम प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने। अब सोडियम पे अमोनिया के X आयन तो इस पे जुड़ जाते हैं, अमोनिया के X है, इस पे तो आ जाता है प्लस चार्ज, यहां से हम प्लस हटाएंगे। अरे भैया, और प्लस आएगा यहां पर। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से कौन से? Y, NH3 के Y मूल इससे रिएक्शन करेंगे और नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पर। तो दो प्रकार के आयन हमारे पास आ चुके हैं, दो प्रकार के। एक तो आया है अमोनिया में या अमोनीकृत सोडियम आयन, और एक आया अमोनिया में इलेक्ट्रॉन। ये तो है इलेक्ट्रॉन अमोनिया विद इलेक्ट्रॉन, यह है अमोनिया विद सोडियम। तो सोडियम आयन अमोनिया के साथ, इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ। इन दोनों के कारण नीला रंग आता है। नीला रंग किस कारण आता है? इन दोनों कारण। अगर अमोनिया में सोडियम घोलते हैं तो नीला रंग इन दोनों के कारण आता है। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या है? कहीं पे लिखा हुआ है क्या? अमोनियाकृत या अमोनियम सोडियम आयन। अमोनियम सोडियम, सोडियम और अमोनियम अलग अलग है, जबकि होने क्या चाहिए थे एक साथ, नहीं है। ये कहीं नहीं, तो ये है क्या कहीं पे? अमोनीकृत या अमोनियामय इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, ए आंसर हमारा होगा। इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। अब ऑप्शन में ये दिया हुआ तो यही सही मानेंगे। तो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण नीला रंग पाया जाता है। आगे चलें। जल के प्रति क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? दूसरे वर्ग के तत्व दिए गए हैं बेटा, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, 4 दिए हुए हैं। तो हमेशा नीचे चलने पर जल के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है, यानी ऊपर से नीचे चलेंगे तो जल के प्रति क्रियाशीलता बढ़ी। जल से सबसे जल्दी क्रिया कौन करेगा? स्ट्रोंशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, सबसे कम बेरिलियम। ये ऑप्शन कहाँ है? बेरिलियम सबसे कम करता है, ये ऑप्शन तो गलत है। कह रहा है बेरिलियम सबसे ज्यादा करता है। इस चिन्ह का मतलब होता है बेटा, इस चिन्ह का मतलब ज्यादा। बेरिलियम कम करता है, ये भी गलत है। बेरिलियम ज्यादा कर रहा है, दो तो गलत हो गए, बचे के दो। बेरिलियम सबसे कम करता है, बिल्कुल सही है दोनों। स्ट्रोंशियम सबसे ज्यादा जल की प्रतिक्रियाशीलता होती है, सही है। लेकिन क्रम देखो, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए, यहां बेरिलियम के बाद कैल्शियम आ गया, तो ये गलत है। बच गया हमारा बी, ये आंसर सही। ये जल की प्रतिक्रियाशीलता का सही क्रम होगा। जल, सेम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो चुका, इसलिए क्वेश्चन सही नहीं आया हमारे पास। सही क्वेश्चन क्या है? निम्न में से, इन सभी में से, ये Cu+3 है, ये Cu+ है, ये Cr+ है, और ये Cr+3। इनमें से कौन प्रबल अनुचुंबकीय है? प्रश्न क्या है बेटा? प्रबल अनुचुंबकीय, इनमें से कौन सा है प्रबल अनुचुंबकीय? अनुचुंबकीय वाले क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पेपर में बताया था आपको, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? अनुचुंबकीय। और जितने ज्यादा अयुग्मित होंगे उतना ही प्रबल हो जाएगा। आओ चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है क्रोमियम। क्रोमियम आता है बेटा 24 पे, विन्यास होता है इसका 3d4 4s2। हमने क्या लगा रखा? +3, 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है इसके ऊपर से, Cr पे है +3, 2 ये कम हो जाएंगे,
एक इधर से कम हो जाएगा तो बचेगा 3D3। अगले पे चलते हैं। Cu पर है +3। Cu का विन्यास होता है 3D9 4s2 +3 लगाएंगे, 2 कम 1 यहाँ से कम हो जाएगा तो बच जाएगा ये 3D8। अगला है Cr प्लस। Cr आता 24 पे, ये 29 पे आता था। इसका विन्यास ऊपर लिखा हुआ ये 3D4 4s2। इस पे लगा हुआ 1 प्लस, तो 1 ही कम होगा यहाँ पर, तो 3D4 तो है ही, यहाँ हो जाएगा 4s1। और चौथा है Cu प्लस। Cu प्लस है 3D9 4s2। 1 प्लस लगा दिया, 1 कम हो जाएगा यहाँ पर, तो बच गया 3D9 4s1। ये हमने सब विन्यास लिख लिए। अब ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें वो देखना है। यहाँ पे तो है 3D3, D में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने आए बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 3। इसमें कितने आए? 2। इसमें चले 3D4 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक S में है ये। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और ये बच गया 3D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये S में। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ किसमें ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए। देखो भाई, क्रोमियम में मैंने सोल्व किया था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आई 3, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए 2, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए 5 और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए 2। तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा 5 है, वो किसमें है? क्रोमियम। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हुआ, क्रोमियम प्लस। तो क्रोमियम प्लस इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रबल अणुचुंबकीय है। अणुचुंबकीय के लिए जरूरी था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है और कितने ज्यादा हैं, उससे हमें पता चलता है प्रबल अणुचुंबकीय कौन है। ठीक है बेटा, आगे चलें। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन परमाणु की, कार्बन की जो 4 संयोजकताएं हैं 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकती हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में या किसी में भी किस प्रकार की होती है? ये गलत है, वर्ग समतलीय, वर्ग पिरामिडिस। ये होती है सही, चतुष्फलकीय। ये आकृति होती है बेटा कौन सी? चतुष्फलकीय। तो कार्बन की चारों संयोजकताएं हमेशा 4 दिशाओं में जब निर्दिष्ट होती हैं तो किस कंडीशन में होती है? चतुष्फलकीय रूप में निर्दिष्ट होती है, ना कि वर्ग समतलीय ना वर्ग पिरामिडी। इस कंडीशन में हमेशा निर्दिष्ट होती हैं। इसका भी रीजन था कि ज्यामितीय समायोता पढ़ते हैं हम कहीं पर, इसमें 2 रूप बनते हैं, समपक्ष और विपक्ष। उसके कारण ऐसा होता है, लेसन पढ़ेंगे जब डिटेल से बताएंगे ऐसा क्यों होता है। अभी तो आप देखो, चतुष्फलकीय, कार्बन की चारों संयोजकताएं हमेशा चतुष्फलकीय रूप से निर्दिष्ट होती हैं। तो समकोण चतुर्भुज गलत, वर्ग समतल गलत, आयत गलत, ये रहा बेटा समचतुष्फलक, समचतुष्फलक के रूप में निर्दिष्ट होती हैं। अगले क्वेश्चन में चलें। किसी केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए 3 परमाणु का समबाहु त्रिभुज बनता है तो केंद्रीय परमाणु संकरण कौन सा होता है? यदि कोई परमाणु है M, इसके साथ ये कंडीशन होती है समबाहु त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज बन गया, तो इस पर कौन सा संकरण होगा? तो कितनी डायरेक्शन है? 1 2 3 भुजा, तो एक S में 2 P को दे दें, sp2। हमेशा जब भी समतल त्रिभुजीय संरचना बनती है तो संकरण कौन सा होता है? sp2। तो सी आंसर हमारा सही हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमको कुछ मुक्त मूलक दिए हुए हैं। मुक्त मूलक होता है जिनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहे, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाया जाए, ये सब मुक्त मूलक है। ये मुक्त मूलक है, ये भी मुक्त मूलक है। इन मुक्त मूलकों का स्थायित्व का क्रम, इसके लिए हमको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी पेपर सेशन चल रहा है, क्वेश्चन सेशन चल रहा है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। अभी तुम इसका आंसर बता रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी हमको फ्री रेडिकल्स पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो जब लेसन का सेशन चालू होगा तब जरूर बताएंगे आपको। अभी तो मैं थोड़ा सा हल्के में बता देता हूँ इसको। जो सबसे कम स्थायी मुक्त मूलक होता है मिथाइल। मिथाइल कहाँ है? इसके अंदर CH3, ये सबसे कम स्थायी होता है।
फिर जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, द्विबंधों की संख्या बढ़ती है, तो स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो अभी तुम क्वेश्चन को ट्रिक से देख सकते हैं। CH3 सबसे पहले कहाँ है इसी में, और किसी ऑप्शन में CH3 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? सही ए, क्योंकि CH3 ही सबसे कम स्थायित्व मुक्त मूलक है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था तो सबसे कम पहले लिखना पड़ेगा। तो CH3 सबसे मिनिमम स्टेबिलिटी वाला मुक्त मूलक होता है। तो CH3 का सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पता चलेगा हमको। हाँ, यदि CH3 दो ऑप्शन में होता तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अभी आप ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस बारे में, आगे चलें। कौन सा पदार्थ अपविस्फोट रोधी है? अपविस्फोट यानी एंटी नॉकिंग। अपविस्फोट रोधी कौन होता है? एक ही पदार्थ है जो अपविस्फोट रोधी होता है, सबको पता होगा, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ये फॉर्मूला इसका, इथाइल यानी C2H5, टेट्रा मीन्स 4 और लेड, टेट्रा इथाइल लेड, ये इसका फॉर्मूला होता है। अपविस्फोटन यानी एंटी नॉकिंग, एंटी नॉकिंग का मतलब पेट्रोल में डाला जाता है ये। तो पेट्रोल में इसको डालने से पहले तुमने देखा होगा कि पुराने जमाने में जब स्कूटर वगैरह स्टार्ट करते थे पहले, काफी सालों पहले, तो स्टार्ट नहीं होते थे सुबह सुबह, उसमें प्लग पे कार्बन जम जाता था, तो स्टार्ट नहीं होते थे, किक मारते रहते थे, फिर उसका प्लग खोल के कार्बन साफ करते थे, तब जाके स्टार्ट होता था। तो अपविस्फोट वो नॉक करता था। तो लेकिन आजकल पेट्रोल में ये मिलाया जाता है, टेट्राइथाइल लेड। तो वो जो नॉकिंग की परेशानी थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये क्या करता है, पेट्रोल की जो दहन क्षमता होती है फ्यूल की वो बढ़ा देता है, तो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, कार्बन बनकर उस पर चिपकता नहीं है। तो ये डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। अपविस्फोट रोधी कौन है? TEL, ये लिखा हुआ TEL, टेट्राइथाइल लेड। आगे चलें। कौन से यौगिक की सहायता से ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से प्राथमिक एल्कोहल बनाया जा सकता है? ध्यान रखने वाली बात है भैया, 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है या तो बनाया जा सकता है ऑक्सीजन से या बनाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड से, फिक्स है। ग्रीनियर अभिकर्मक दिया हो, ग्रीनियर अभिकर्मक होता है, आपको पता होगा RMgX। अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो O2 लो या फॉर्मेल्डिहाइड लो। O2 लोगे तो बनेगा CH3OH मैथेनॉल, और C2 ये लोगे SCHO तो बनेगा CH3CH2OH, ये बनेगा बेटा। ये दोनों 1 डिग्री एल्कोहल, इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं, पर कहीं कहीं इसको 1 डिग्री भी कहा जाता है। तो ग्रीनियर अभिकर्मक से 1 डिग्री एल्कोहल बनाना, तुमको 2 अभिकर्मक चाहिए, या तो ये या ये, इसमें कौन सा दिया हुआ हमको? SCHO, ये आंसर से फॉर्मेल्डिहाइड। तो ग्रीनियर अभिकर्मक से 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हमको फॉर्मेल्डिहाइड की आवश्यकता होती है। आगे चलें। ये 9 नहीं है बेटा, 2 है, ये 2:1। मैथेन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को 2:1 में लिया जाए, ये होती है मैथेन, 2 यानी ये, और ऑक्सीजन यानी 1 ये, तो क्या बनेगा? कर लो रिएक्शन। C2 हो गए, तो 2 C लो, H हो गए 8, 3 2 जा 6, एक क्या लिख लो, 3 1 4 2 जा 8, और 2 O हो गई, आगे हम 2 लिख रखा है। CH3OH कहाँ लिखा हुआ है? CH3OH ये रहा, डी आंसर होगा मैथेनॉल। CH3OH को कहते हैं मैथेनॉल। तो मैथेनॉल बनेगा हमारा अगर मैथेन और ऑक्सीजन को 2:1 में लेते हैं। तो प्रोपाइन को रक्त तप्त आयरन नली में गुजारने से क्या प्राप्त होगा? प्रोपाइन का बेटा फॉर्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपाइन, सॉरी ये नहीं होगा, अगला क्वेश्चन है, प्रोपाइन को रक्त तप्त आयरन नली में गुजारने से क्या प्राप्त होगा? प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन। क्या बनेगा देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन में यहां लिए, डबल बॉन्ड लगा दिया, कार्बन की वैलेंसी होगी 1 2 3 4 पूरा करने के लिए। कार्बन हमारे पास देखो कितने आ चुके हैं, एक CH3 यहां पर, एक CH3 यहां पर, और एक CH3 यहां पर, 3 CH3 के उसके 3 अणु लेने पड़ेंगे हमको। पूरा कंप्लीट हो चुका है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यौगिक बनेगा। 3 अणु लेने पड़ते हैं, प्रोपाइन को रक्त तप्त नली में गुजारते हैं, तो हमेशा प्रोपाइन को रक्त तप्त आयरन नली में गुजारते हैं, फिक्स है, मेसिटिलीन बनता है। इस यौगिक का नाम है मेसिटिलीन। इसको यूं भी लिख सकते थे, बेंजीन बनाओ
और बेंजीन पर 3 CH3, 1 एक एक छोड़कर एक एक कॉर्नर, ये है मेसिटिलीन। अगर ये प्रोपाइन की जगह एथाइन होता तो बेंजीन, ध्यान रखें, अगर एथाइन है यहां पर और उसको रक्त तप आयरन नली से गुजार देते तो बनेगा बेटा बेंजीन, और एथाइन की जगह प्रोपाइन है तो बनेगा मेसिटिलीन। तो हमारा आंसर है मेसिटिलीन, मेसिटिलीन। आगे चलें। निम्न अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय, कौन सी रिएक्शन है जो सिद्ध करती है कि एल्कोहल एक अम्ल है? अम्लों के लिए हमको पता है कि H त्यागते हैं। अम्ल कौन होते हैं? जो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया में H त्याग रहा है? देखो भैया, इसने OH त्यागा, जब तो इधर R बचा, तो ये तो रिएक्शन गलत है। इसने देखो H त्यागा, RBr प्लस Na, अगला क्वेश्चन है 38। निम्न अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, कौन सी रिएक्शन है जो एल्कोहल को अम्ल सिद्ध करती है? इसमें एल्कोहल एक अम्ल है। तो एल्कोहल जब अम्लीय प्रकृति दर्शाता है तो उसमें दो बातें ध्यान रखनी है। H त्याग कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करना चाहिए। किसी धातु के साथ रिएक्शन करे एल्कोहल और क्या त्यागे? अपना हाइड्रोजन, सॉरी हाँ हाइड्रोजन त्यागे, और कौन सी गैस मुक्त करे? हाइड्रोजन। तो किस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है कि जो एल्कोहल है, याद से बेटा ये एल्कोहल लिखा हुआ है ROH, जो एल्कोहल है वो H त्याग रहा है और लवण बना रहा है। तो इस रिएक्शन में तो OH त्यागा है इसने, इस रिएक्शन लवण नहीं बना। इस रिएक्शन देखो H हट गई, ये H2 गैस निकल गई, और RO पे धातु जुड़ गई, तो धातु जुड़ते क्या बन गया? लवण, सोडियम एल्कोक्साइड। तो एल्कोहल जब H त्यागे और H त्याग के लवण का निर्माण करे तो एल्कोहल क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो ये रिएक्शन बार बार चीख चीख कर कह रही है कि एल्कोहल अम्ल है। तो आंसर होगा हमारा C। टेट्राइथाइल लेड प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था TeL, वो कैसे बनता है, रिएक्शन क्या है उसकी? TeL बनाने की रिएक्शन है बेटा C2H5Cl, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड के 4 अणु लेते हैं और लेड सोडियम मिश्र धातु होती है Pb.Na, इनकी रिएक्शन से बनता है। बना के दिखा देता हूं। C2H5 का होल 4, ये 4 C2H5 आ गया, एक Pb ऐड हो जाता है इनसे, 3 Pb अलग हो जाते हैं। कितने Pb थे यहां पर हमारे पास? 4, 3 और 1 4 Na बच रहे हैं। Cl कितने थे? 4, NaCl ये बना। तो मुख्य अभिकर्मक क्या पड़ा? एथिल क्लोराइड और लेड सोडियम मिश्र धातु। एथिल क्लोराइड लेड सोडियम मिश्र धातु से बनता है। तो कहां लिखा हुआ है? एथाइल क्लोराइड और सोडियम लेड मिश्र धातु। इथाइल क्लोराइड जिंक, ये गलत है। लेड गलत है, इथाइल गलत है। यही हमको सही आंसर दिखाई दे रहा है कि TeL जो होता है इथाइल क्लोराइड और सोडियम लेड मिश्र धातु से प्राप्त होता है। आगे चले। इथाइल एल्कोहल का क्वथनांक डाई इथाइल ईथर की तुलना में अधिक होता है, बिल्कुल सही है। एल्कोहल जो होता है इसके क्वथनांक ज्यादा होते हैं, यानी ये ज्यादा ताप पर उबलता है। ये एल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया, ROR, ये ईथर होता है बेटा, और ये होता है यहाँ पर एल्कोहल। ये एल्कोहल और ये ईथर, इनके क्वथनांक ज्यादा है। तुमको पता होगा, हम आपको एक स्टिक, एक लकड़ी दे दे, कहीं इसको तोड़ो तो आप पकड़ के तोड़ दोगे। वैसे ही हम 2 लकड़ी दे दें, तोड़ो, फिर थोड़ा सा हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर हम आपको वैसे 3 लकड़ी दे दें तो और ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। यानी जब एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाती है तो हमारी ताकत भी बढ़ जाती है। तो एल्कोहल में एक बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणविक। तो H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया जो कि इनके बीच में नहीं बनता। इस एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है। ताप देंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो इसका मुख्य कारण क्या है? हाइड्रोजन बंध। कहीं लिखा हुआ है देखो, एल्कोहल के क्वथनांक उच्च होते हैं, ये तो खुद ही क्वेश्चन ही कह रहा है, गलत। एथिल एल्कोहल अधिक ध्रुवीय होता है, ना। एथिल एल्कोहल में इथाइल सम होता है, ना। एथिल एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध, आ गया भाई बात, हाइड्रोजन बंध के कारण संगुणन पाया जाता है। डी इसका आंसर सही है। तो बेटा ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का जो पेपर का सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल हम फिर हाजिर होंगे नए पेपर के साथ।
लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, हमारे जो आप पेपर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो आप पसंद कर रहे हैं तो आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको जल्दी से जल्द लाइव क्लासेस भी दे सकें। तो कल मिलते हैं फिर इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।